नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। साल पहले दिल्ली से एक मामला सामने आया था, श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा के लिविंग पार्टनर आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने लाश के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया था। बाद में उन टुकड़ों को महरौली के जंगलों में फेंक आया था। अब श्रद्धा की उसके परिवार वालों से बातचीत नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से श्रद्धा के परिवार पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराता है, जिस वजह से आफताब पकड़ा जाता है और यह मामला सामने आ पाता है। दरअसल ऐसा ही मामला एक पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आया है। वहाँ पर नूरुद्दीन अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ रहा करता था। नूरुद्दीन की उम्र 55 साल थी और उसकी पत्नी सायरा बानो की उम्र 50 साल थी। इन दोनों की एक बेटी थी, बेटी की शादी कर दी थी, बेटी अपने ससुराल में रहती थी। बात है 13 जनवरी 2024 की। नूरुद्दीन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचता और बताता है उसकी पत्नी घर से कहीं बाहर गई थी और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है और वो लौट कर नहीं आई है। पुलिस जब ये मामला सुनती है, पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और इस मामले में पुलिस जांच करने लगती है। जैसे ही बेटी को पता चलता है, बेटी 14 जनवरी को अपने मायके चली जाती है। इसके बाद वो अपने पिता से पूछती है कि माँ कल कब और कहाँ गई थी, आपको कुछ पता नहीं? नूरुद्दीन कहता है वो मुझे बताकर नहीं गई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। इसके बाद नूरुद्दीन की बेटी देखती है उसकी माँ का मोबाइल फ़ोन उसी के घर में पड़ा हुआ है। इसके बाद वो पूछती है माँ मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं गई थी? नूरुद्दीन कहता है वो मोबाइल फ़ोन यहीं छोड़कर गई। इसके बाद नूरुद्दीन की बेटी देखती है मोबाइल फ़ोन पर कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे। इसके बाद नूरुद्दीन की बेटी कहती है ये खून के छींटे कहाँ से आए? नूरुद्दीन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है। इसके बाद नूरुद्दीन की बेटी कहती है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और पुलिस वालों को ये बात बतानी चाहिए। नूरुद्दीन कहता है कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। लेकिन बेटी मानती नहीं है, बेटी को थोड़ा शक भी हो रहा था कि माँ के साथ कोई अनहोनी ना हो गई है। इसके बाद बेटी पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और वहाँ पुलिस वालों को सारी बात बताती है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, पुलिस यह फैसला करती है क्यों ना एक बार नूरुद्दीन से पूछताछ की जाए कि नूरुद्दीन की पत्नी की मोबाइल फ़ोन उसके घर में ही है और मोबाइल फ़ोन पर खून के छींटे कहाँ से आए। इसके बाद पुलिस नूरुद्दीन के घर नूरुद्दीन से पूछताछ करने के लिए पहुँचती है तो देखती है नूरुद्दीन ने कुछ खा लिया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। इसके बाद पुलिस नूरुद्दीन को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ एडमिट करा देती है। फिर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और बताते हैं नूरुद्दीन ने कोई कीटनाशक दवाई खा ली थी, जिस वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। आप लोग समय पर लेके आए, नहीं तो अनहोनी हो जाती। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही थी। अब पुलिस वालों को नूरुद्दीन पर शक होने लगता है। वो ये सोचते हैं नूरुद्दीन ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसका मोबाइल फ़ोन यहीं पर है और मोबाइल के फ़ोन पर खून के छींटे मिले। अब पुलिस नूरुद्दीन की तबीयत सुधरने का इंतज़ार करने लगती है। नूरुद्दीन की तबीयत थोड़ी सुधर जाती है। 15 जनवरी को पुलिस नूरुद्दीन से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस अब उससे बहुत सख्ती से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी का मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है और उसके मोबाइल फ़ोन पर खून के छींटे कहाँ से हैं? नूरुद्दीन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। पुलिस और उससे कड़ाई करती है, आखिर वो टूट जाता है और वो सच बताता है। दरअसल जो कहानी है वो कहानी ये है दरअसल वो कहानी ये है, नूरुद्दीन और सायरा बानो पति-पत्नी थे, दोनों साथ रहते थे। उनकी एक बेटी थी, बेटी के ब्याह कर दिया था, वो अपने ससुराल चली गई थी। सायरा बानो के नाम पर एक ज़मीन का टुकड़ा था। नूरुद्दीन उसे अपने नाम कराना चाहता था, लेकिन सायरा बानो मना कर देती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में हमेशा विवाद रहता था, दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे। बात है 13 जनवरी की, इसी बात को लेके दोनों पति-पत्नी आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अचानक से नूरुद्दीन को बहुत तेज़ से गुस्सा आता है। इसके बाद नूरुद्दीन घर में ही एक हथियार से अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। इसके बाद वह यह सोचने लगता है कि इसे कहाँ ठिकाने लगाया जाए और पुलिस से कैसे बचा जाए। इसके बाद नूरुद्दीन बाज़ार जाता है, वहाँ से एक जूट का बैग खरीदता है। इसके बाद वह घर पहुँचता है, इसके बाद वो लाश के टुकड़े-टुकड़े करता है और उस बैग में भरता है। इसके बाद उस बैग को ले जाकर अपने पास के ही एक नहर में फेंक आता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और एक झूठी कहानी सुनाता है कि उसकी पत्नी मिल नहीं रही है, कहीं गुम हो गई है। अब पुलिस और उसकी बेटी जब यह बात सुनते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि कोई आदमी अपनी पत्नी का कत्ल कैसे कर सकता है और कत्ल करने के बाद इतनी हैवानियत कैसे बरत सकता है कि उसके लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिया।
इसके बाद पुलिस नहर पहुंचती है और वहां पर लाश की तलाश करना शुरू कर देती है। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस को वह फैक्ट बरामद हो जाता है। अब पुलिस लाश के सारे टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ नूरुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे बहुत कड़ाई से पूछताछ अभी जारी है कि आखिर उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, एक जमीन के लिए, और उसकी हत्या करने के बाद उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों, आज की घटना में हमने देखा किस तरह से पति पत्नी की आपसी लड़ाई में लड़ाई इतनी आगे पहुंच गई एक जमीन को लेके कि पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद ऐसी बर्बरता बरती कि उसने अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले और पुलिस से बचने के लिए उस लाश के टुकड़ों को नहर में फेंक आया, और एक झूठी कहानी सुनाई कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है, उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा है।